आज का हमारा मौजू जो है मौजू बहस वो फ़साना अजायब का तनकीदी जायज़ा है। तो आइए हम शुरू करते हैं फ़साना अजायब का तनकीदी जायज़ा। इस दास्तान के तनकीदी जायज़े को जांचने से पहले ये बता दें कि इस दास्तान के लिहाज से 6 बातें होंगी। सबसे पहले फ़साना अजायब और रजब अली बेग सुरूर के हवाले से। दूसरे नंबर पे दास्तान के प्लाट का तनकीदी जायज़ा होगा। तीसरे नंबर पे दास्तान की किरदार निगारी का तनकीदी जायज़ा। चौथे नंबर पे दास्तान के असलूब का तनकीदी जायज़ा। पाँचवें नंबर पर दास्तान के तहज़ीबी अनासर का तनकीदी जायज़ा। और 6वें नंबर पे होगा तनकीदी जायज़े के मतलब सवालात। सबसे पहले बात करते हैं हम फ़साना अजायब और रजब अली बेग सुरूर के हवाले से। ये जो दास्तान है फ़साना अजायब, ये रजब अली बेग सुरूर की है, जो उन्होंने कानपुर के अंदर 1824 ईस्वी के दौर में लिखी थी। ये जो दास्तान है फ़साना अजायब, ये रजब अली बेग सुरूर का एक तिबाज़ाद किस्सा है। लेकिन इस अहद में जो भी दूसरे किस्से थे, ये उन किस्सों से ये मुख्तलिफ तो नहीं है, लेकिन इसमें आम तौर पर वही कहानियाँ मौजूद हैं जो उस दौर के दूसरी दास्तानों के अंदर मौजूद थी। रजब अली बेग सुरूर ने इस दास्तान के अंदर शहज़ादा जान आलम और शहज़ादी अंजुमन आरा के इश्क की कहानी को पेश किया है। इस दास्तान के अंदर कहीं कहीं महजूर की गुलशन नौबहार की झलक दिखाई देती है, कहीं पर मीर हसन की मसनूई सैरुल बयान का अक्स नज़र आता है, कहीं पर दास्तान अमीर हमज़ा का अक्स नज़र आता है, कहीं पर बहार दानिश का असर जो अंदाज सामने आता है, कहीं पर पद्मावत दास्तान का अक्स सामने आता है। इन तमाम बातों के बावजूद जो ये दास्तान है, ये फ़साना अजायब, ये रजब अली बेग सुरूर ने ख़ुद अपने तौर से इस दास्तान को उन्होंने तसनीफ़ किया है। इस दास्तान के हवाले से जो दूसरी बात आती है दास्तान के प्लाट का तनकीदी जायज़ा। इस दास्तान के अंदर जो ये दास्तान है फ़साना अजायब, इसका किस्सा और बागो बहार का किस्सा एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। दास्तान बागो बहार का जो बादशाह था वो आज़ाद बख्त था, और यहाँ पे जो ये फ़साना अजायब है, इसका जो बादशाह है वो फ़िरोज़ बख्त है। और इस बादशाह का ताल्लुक़ जो है मुल्क हतन से है, और वहाँ पे ये बादशाह हुक्मरानी करता है। उस बादशाह के दौर में तमाम जो लोग होते हैं उस शहर के, वो तमाम के तमाम खुशहाल होते हैं। यहाँ तक कि जो चोर लोग होते हैं वो माल की निगाहबानी करते हैं, और जो डाकू होते हैं वो पासबानी का ओहदा संभाले हुए होते हैं। और ख़जाना इतना होता है कि जो वज़ीर होते हैं वो अमीर जान फशा होते हैं। लेकिन उस शहर के अंदर हाँ किसी चीज़ की जो कमी थी, वो कमी ये थी कि जो बादशाह था उस बादशाह के घर पे कोई औलाद नहीं थी। लेकिन आखिरकार 60 साल का जब वो बादशाह हो जाता है तो उसके घर पे एक बेटा पैदा होता है। उस बेटे का नाम रखा जाता है जान आलम। बादशाह के इस बेटे के बारे में नजूमी ये इतला देते हैं कि जब ये शहज़ादा 15 साल की उम्र में हो जाएगा तो इस पे मुसीबत आ रही होगी, और इसको उस मुसीबत से बचने के लिए अंदर ही रहना पड़ेगा। लेकिन जब ये शहज़ादा जो होता है 15 साल की उम्र में पहुंचने वाला होता है, तो एक दिन इस शहज़ादे को एक तोता जो है वो अपने कालब में डालकर इसे घर से उड़ा के ले जाता है और कहीं दूर जाके छोड़ता है। और यहाँ से फिर इस दास्तान का आगाज़ हो जाता है। इस दास्तान के अंदर क्या होता है कि ये जो माफूकुल फ़ितरी अनासर जो हैं इस दास्तान के अंदर यहाँ से शाया होने यानी शामिल होने शुरू कर देते हैं। इस दास्तान में जो शहज़ादा जान आलम होता है, जब वो तोते के कालब में होता है तो तोता जो होता है तोते की ज़बान ही वो शहज़ादी अंजुमन आरा के बारे में मालूम करता है, और वो तोता उसको उसके बारे में बताता है। जब ये शहज़ादा अंजुमन आरा के बारे में सुनता है तो उससे पर वो आशिक हो जाता है और उसे इश्क करने लग जाता है। तो शहज़ादा फिर उस तोते को कहता है कि तोते तो मेरी मदद कर। तो तोता उसकी मदद करने पे आमादा हो जाता है, और ये अपने दिल में तोता ये कहता है कि मैंने आखिर इसे ये किस्सा बताया ही क्यों था, जब इन दोनों को मुझे ही मिलाना है। तो आखिरकार ये जो तोता है, ये तोता उस शहज़ादे की रहबरी करता है और उसके साथ वो उसके शहर में चल बसता है। अक्सर ये हिंदुस्तानी जो कहानियाँ हैं उनके अंदर ये चीज़ देखी जाती है कि तोता जो है ये एक अहम किरदार की हैसियत से सामने आता है। ये तमाम कहानियों में पेश किया जाता है। जैसे रजब अली बेग ने अपनी इस दास्तान फ़साना अजायब में इस तोते को पेश किया है। जब शहज़ादा तोते के कालब में डालकर आगे की राह होता है तो शहज़ादे के साथ एक वज़ीर का बेटा होता है।
यहाँ पे क्या होता है कि ये जो वज़ीर का बेटा होता है वो उससे अलग हो जाता है और शहज़ादा अकेला हो जाता है और एक जादू में फंस जाता है। और शहज़ादे के पास क्या होता है कि एक तिलिस्माती जादू होता है, एक तिलिस्माती नक्श होता है, जिसकी मदद से उसे आज़ादी मिल जाती है और ये शहज़ादा जो है फ़र्कनाक आबादी में पहुँच जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात जो है वो महर निगार से होती है। शहज़ादी महर निगार से जब उसकी मुलाकात होती है, मुलाकात के बाद जब शहज़ादा वापसी का इरादा करता है तो महर निगार से रुखसत लेता है और अंजुमन आरा के शहर की तरफ वो निकलता है। अंजुमन आरा को एक जादूगर ने कैद किया होता है और उसकी कैद से वो उसे छुड़ाता है। जब ये दोनों शहज़ादा और अंजुमन आरा एक दूसरे से मिलते हैं तो शहज़ादा उसे अपने दिल का हाल सुनाता है। जब वो उसे अंजुमन आरा जो होती है वो उसे अपने बाप के पास ले जाती है तो अंजुमन आरा का बाप उससे खुश होकर उन दोनों की आपस में शादी करवा देता है। जब दोनों की शादी हो जाती है तो कहानी यहाँ पे इख्तिताम पज़ीर नहीं होती, बल्कि यहाँ से कहानी को एक नया मोड़ मिलता है। वो यह है कि जब शहज़ादे की शादी हो जाती है तो वो वापस अपने वतन की तरफ लौटते हैं। तो रास्ते में बहुत से ऐसे हादसात होते हैं, बहुत से ऐसे वाक़ात होते हैं जिनसे उनको निपटना पड़ता है और यहाँ से फिर किस्सा तवील होता जाता है और ये किस्सा आगे बढ़ता है। फिर जब हम इस प्लाट के हवाले से इसका तनकीदी जायज़ा देखते हैं तो फसाना अजायब का जो प्लाट है वो दूसरी दास्तानों की तरह ना तो गैर मरबूत है और ना पेचीदा है। इसमें वहदत भी है और तसलसल दोनों पाए जाते हैं। प्लाट के इसी अकेरेपन की वजह से क्या है कि बाज़ नाकिदैन जो नाकिद लोग हैं वो इस दास्तान को क्या कहते हैं कि ये नावल का एक टुकड़ा है या एक नावल है, जबकि रजब अली बेग सुरूर ने इस दास्तान के अंदर जो तमाम अज्जा पेश किए हैं वो तमाम के तमाम एक दास्तानवी हैसियत रखते हैं। यानी उस जो दूसरी दास्तानों में यानी कि जैसे दूसरी दास्तानों में बादशाह, शहज़ादे, शहज़ादियाँ, वज़ीरज़ादे और जादूगर, मफूक़ुल फ़ितरे अनासर जो होते हैं पाए जाते हैं, वो तमाम अनासर इस दास्तान के अंदर पाए जाते हैं। दास्तान में मफूक़ुल फ़ितरी अनासर को शामिल करके रजब अली बेग ने इस दास्तान को सिर्फ दिलचस्प नहीं बनाया बल्कि उसमें हैरत भी पैदा कर दी कि फसाना अजायब में ऐसे अनासर हैं। इसके अलावा जो इस दास्तान में एक तोते का किरदार है उससे भी ऐसी ऐसी बातें करवाई हैं। यानी तोते का इस दास्तान के अंदर बातचीत करना और एक जान से दूसरी जान के अंदर अपनी रूह को तब्दील करना, अंजुमन आरा के मतलब कटे हुए सर से खून की बूंद टपकना और जब वो दरिया में गिरता है तो उससे लाल बन जाना, जाने आलम और अंजुमन आरा का तोता बनकर एक जगह से दूसरी जगह उड़ जाना वगैरह, ऐसे जो किरदार इस दास्तान में पेश किए गए हैं ये नहायत ही एक अहम अहमियत के हामिल हैं। अब प्लाट के बाद जो तीसरी बात आती है वह है किरदार नगारी के हवाले से इसका तनकीदी जायज़ा। तो इस दास्तान के अंदर जो किरदार हैं उन किरदारों में जाने आलम, अंजुमन आरा, मलका महर निगार, तलत और जो ये वज़ीरज़ादा है ये अहम किरदार है। इसके अलावा जो दूसरे किरदार हैं जैसे चिड़ी मार, देव, देवनी, सौदागर, जोगी, अंजुमन आरा का बाप, ये भी इस दास्तान के अहम किरदार हैं। लेकिन इस दास्तान के अंदर अगर कोई ख़ुसूसी तौर पर अहम किरदार है तो वो इस दास्तान के अंदर वो तोता है। फसाना अजायब के अंदर जो मरकज़ी किरदार है वो शहज़ादा जाने आलम है। ये किरदार एक मुतारिक किरदार है। दास्तानों के रवायती हीरो की तरह ये भी एक मिसाली हीरो है। उसमें इंसानी खूबियाँ भी हैं और कमज़ोरियाँ भी सब नज़र आती हैं। लेकिन दास्तान गो के नज़दीक यानी रजब अली बेग सुरूर के नज़दीक वो ये जो शहज़ादा है उसमें तमाम खूबियाँ हैं। इसके अलावा इस दास्तान का जो दूसरा मरकज़ी किरदार है वो अंजुमन आरा का है। ये जो किस्सा है, किस्से की इब्तिदा है जो होती है इन दोनों के इश्क से होती है। जब ये शहज़ादी इस शहज़ादे के इश्क में मुब्तला होना शुरू हो जाती है तो ये एक दूसरे से इश्क करने लग जाते हैं। शहज़ादी अंजुमन आरा जो है उसका जो ताल्लुक़ है वो मशरक़ी औसाफ से होता है। इस दास्तान के अंदर जो तीसरा किरदार है मलका महर निगार का, लेकिन उस किरदार के बारे में जो नाकिदैन लोग हैं उन्होंने इस बात को जांचा और उसके बारे में कहा कि अगर कोई इस दास्तान के अंदर कामयाब किरदार है और जानदार है तो वो मलका महर निगार है। अब इसके बाद इस दास्तान का जो चौथा पहलू है वो असलूब है। अब हम असलूब के पहलू से इसका तनकीदी जायज़ा देखते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि जो दास्तानें होती हैं उनके मौज़ूआत और उनके किरदार जो होते हैं वो बहुत एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं और आम तौर पर सभी दास्तानें जो होती हैं वो बज़म, रज़म और इश्क के मौजू से जुड़ी होती हैं।
उनमें शहज़ादे, शहज़ादियाँ, जिन, परियाँ वगैरह किरदार होते हैं। और जो बातें इन दास्तानों में फ़र्क पैदा करती हैं वो है इनका असलूब और उनकी माशरत का बयान। जब हम फ़साना अजाइब का मुताला करते हैं तो हमें बाज़ औक़ात ऐसा लगता है कि इस दास्तान का जो असलूब है वो बहुत ही पेचीदा और मुश्किल है। ऐसा लगता है कि जैसे अता हुसैन तहसीन ने नौतर्ज़ मिर्ज़ा का तर्जमा किया है, इस तरह का इसका असलूब है। लेकिन बाज़ जगहों पर इस दास्तान का जो असलूब है वो मसज्जा मुकफ़ा से हट कर और मिर्ज़ा असलूब से हट कर क्या होता है कि आम मालूम होता है। जैसे बागो बहार में मिलता है, बागो बहार जो मीर अमन किया उस दास्तान के अंदर जो असलूब है वो असलूब इस दास्तान के अंदर मिलता है। ये जो दास्तान है फ़साना अजाइब, इसके बारे में सभी लोग ये कहते हैं कि इसकी ज़बान जो है वो बहुत मुश्किल है और इसके ऊपर फ़ारसी का गलबा है। लेकिन ऐसा भी नहीं है। बाज़ जगहों पर इस दास्तान में जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं वो सादा हैं और इसका जैसे मीर अमन की दास्तान बागो बहार है, इस तरह इसका असलूब भी नज़र आता है। इस दास्तान के अंदर बाज़ जगहों पर रवानी भी है और सलासत भी है। असलूब की हैयत से हम बात करते हुए चलते हैं तो रजब अली बेग सुरूर जो थे वो शुरू में गज़लें लिखते थे और शायरी की तरफ उनका ज़्यादा रुझान था। तो शायरी के रुझान की वजह से उनकी जो ये दास्तान है, इस दास्तान के अंदर जो है वो शायरी भी पाई जाती है। हर दूसरे सफ़े पे इशार मिलते हैं। गोया इस तरह से हम दास्तान फ़साना अजाइब का जो असलूब है उसका जायज़ा हम ले सकते हैं। अब इस दास्तान के हवाले से हम पाँचवीं चीज़ का मुताला करते हैं, इसका जायज़ा हम लेते हैं जो है तहज़ीबी अनासर के हवाले से। तहज़ीबी अनासर के हवाले से जब हम इस दास्तान फ़साना अजाइब का जायज़ा लेते हैं तो सबसे पहले हमें इस दास्तान के अंदर लखनऊ की माशरत की अक्कासी मिलती है। अलबत्ता ये जो दास्तान है, रजब अली बेग सुरूर ने इस दास्तान को उन्होंने कानपुर में लिखा था, लखनऊ से जब उनको जलावतन कर दिया था। लेकिन इस दास्तान के अंदर फिर भी जो लखनऊ की माशरत है वो इसमें नज़र आती है। इसके अलावा जहाँ कहीं पे रजब अली बेग सुरूर ने शहरों का जिक्र किया है, उन शहरों का जिक्र करते हुए भी ये लखनऊ के जो शहर थे उन शहरों का जायज़ा मिलता है। ये सब जो हमें माशरत की तहज़ीबी अनासर जो मिलते हैं, इसकी वजह ये थी कि दिल्ली का जो शहर था वो उजड़ा हुआ था और लखनऊ में खुशहाली थी और सारा शहर जो था एक जन्नत की तरह नज़र आता था। हर तरफ अयाशी और ऐश परस्ती थी और वहाँ पे ऐश व इशरत की महफ़िलें जो होती थी वो रचाई जाती थी। इसी के साथ साथ इस दास्तान के अंदर जो लखनऊ की तहज़ीब है उसकी झलकियाँ भी नज़र आती हैं। जो वहाँ पे शाही दरबार थे उनकी शान व शौकत और से लेके यहाँ तक रस्म और रिवाज जो थे सब के सब इस दास्तान के अंदर हमें मिलते हैं। उसकी जो तहज़ीब थी, उसकी जो तमदन था, वो सब इस दास्तान में मिलते हैं। लखनऊ की जो तहज़ीब मीर हसन की मसनूई सैरुल बयान में मिलती है, उसकी वाज़ह शक्ल भी हमें फ़साना अजाइब में मिलती है। मीर अमन के मसनूई सैरुल बयान में जैसे जो रहन सहन, बोलचाल, ज़ेवरात, जो पोशाक और दीगर जो लवाज़मात पेश किए गए थे वो तमाम के तमाम ये फ़साना अजाइब में हमें मिलते हैं। फ़साना अजाइब की एक अहम ख़ुसूसियत ये भी है कि इसके अंदर क्या है, हिंदुस्तानीपन है। हिंदुस्तान की एक पुरानी रवायत ये भी है कि इसके अंदर जो कहानियाँ पेश की जाती हैं, ये जो कहानियाँ तसनीफ़ की जाती हैं, उनके अंदर तोते को बुनियादी खसूसियत दी जाती है और इसके अंदर जो जोगी का बयान किया जाता है वो भी हिंदुस्तान से वाबस्ता है और उसके अलावा जो रसूमात और एतकाद जो होते हैं वो भी हिंदुस्तान के हैं। हिंदुस्तान के अंदर जो शादियाँ होती हैं, शादियों के में जो बारात के जुलूस निकलते हैं उसका पूरे का पूरा मंज़र हमें मिलता है। उसके अलावा एक ख़ास बात ये भी है कि जब शहज़ादा जान आलम और अंजुमन आरा की शादी होती है तो शहज़ादा अंजुमन आरा को लेकर अपने वतन जाता है तो उसकी अक्कासी भी इस दास्तान के अंदर हमें मिलती है। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि तो हिंदुस्तान की तहज़ीब में जो मज़हबी अनासर हैं और मज़हबी तसव्वुरात हैं वो भी इस दास्तान के अंदर हमें मिलते हैं। यानी मुख्तसर हम ये बात कह सकते हैं कि ये जो फ़साना अजाइब है ये एक आला मायार की किताब है जो हमें उस दौर की याद दिलाती है जब नसर का आगाज़ हो रहा था और फ़साना अजाइब जो नसर रजब अली बेग ने लिखी है, इस दास्तान के अंदर उन्होंने तमाम तर उस दौर की हालात, वाक़ात और जो तहज़ीबी अनासर थे उनको इस दास्तान के अंदर शामिल कर लिया है। अब इस दास्तान के जो 5 अनासर हो चुके हैं, बाद हम आपसे ये तवक्का रखते हैं कि ये जो 6वां जुज़ है
तनकीदी जायज़े के मतलब सवालात। ये जो आपने तनकीदी जायज़ा समझा उसके मतलब ये जो सवालात हैं इन सवालात के आप सही से जवाब दे दें। सबसे पहला सवाल यह है कि फ़िरोज़ बख्त जो बादशाह है वो कहाँ का बादशाह है। दूसरा सवाल यह है सुरूर जो थे उन्होंने इस दास्तान को कब लिखा। तीसरा सवाल यह है कि इस दास्तान में किस तहज़ीब की झलकियाँ हैं। चौथा सवाल है दास्तान की इबारत किस तर्ज की है। पांचवा सवाल है दास्तान का मरकज़ी किरदार कौन सा है। छठा सवाल है रजब अली बेग सुरूर ने इस दास्तान को कहाँ लिखा। सातवां सवाल है बादशाह को किस उम्र में बेटा होता है। मुझे उम्मीद है कि आप इन सवालात के अच्छे और सही तरीके से जवाब देंगे और एक एक लफ्ज़ का ये जवाब है और आप इन तमाम सवालात के जवाब नीचे कमेंट में दे सकते हैं। शुक्रिया।